हेलो एवरीवन, CS प्रिंस अरोड़ा दिस साइड। आज हम MSME वन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप फाइल नहीं करते तो 3 लाख रुपए तक की पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 22 जनवरी को एक नोटिफिकेशन इशू किया और बताया कि हर एक स्पेसिफाइड कंपनी को, बी इट पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन एड कंपनी, OPC, हर एक स्पेसिफाइड कंपनी को विद इन 30 डेज MSME वन फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। स्पेसिफाइड कंपनी से मतलब एक ऐसी कंपनी जो किसी MSME बिजनेस वेंडर के साथ बिजनेस कर रही है, बट उन्हें जो पेमेंट है वो विद इन 45 डेज नहीं कर रही है। इट मीन जब वो पेमेंट करते हैं तो 45 डेज एक्सीड हो जाते हैं। तो ऐसी कंपनी को स्पेसिफाइड कंपनी कहते हैं। स्पेसिफाइड कंपनीज को MSME वन फॉर्म विद इन 30 डेज फाइल करना है। MSME वन फॉर्म दो तरह से फाइल किया जाएगा। एक वन टाइम रिटर्न के रूप में, एक एंड सेकंड हाफ ईयरली रिटर्न के रूप में। बट 22 जनवरी को नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म लाइव हुआ ही नहीं। 1 मई 2019 को एक नोटिफिकेशन दोबारा आया एंड फॉर्म जो है MCA पर अपडेट हो गया। तो यानी कि वन टाइम रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट थी वो 30 मई 2019 जो है पता लग गई कि वन टाइम रिटर्न का जो फॉर्म है वो आपको 30 मई 2019 से पहले फाइल करना है। तो हर एक स्पेसिफाइड कंपनी को 30 मई 2019 से पहले वन टाइम रिटर्न या फिर इनिशियल रिटर्न का MSME वन फॉर्म फाइल करना है। इसके अलावा MSME वन फॉर्म जो है हाफ ईयरली भी फाइल होगा, साल में 2 बार फाइल होगा। और जैसे ही एक हाफ ईयर खत्म हो जाएगा उसके विद इन 30 डेज फाइल करना होगा टू ROC। सो ड्यू डेट देख लेते हैं क्या क्या ड्यू डेट है। जैसा कि मैंने आपको बताया MSME वन फॉर्म की जो ड्यू डेट है, MSME वन फॉर्म वन का जो इनिशियल फॉर्म है उसकी जो ड्यू डेट थी वो 30 मई 2019 है, यानी कि उससे पहले पहले ये फाइल किया जाना था। हाफ ईयरली रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो विद इन 30 डेज है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ हाफ ईयरली। हाफ ईयर जैसे क्लोज होता है उसके विद इन 30 डेज इसको फाइल करना होता है। जैसे कि फॉर्म MSME वन हाफ ईयरली रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड within 30 days from the end of each half year in respect of outstanding payment of to micro or small enterprises, that is 30th April 2020 for October 2019 to March 2020, 31st of October 2020 for the information of April 20 to September 20। यानी कि ड्यू डेट पर आपको चेक करना है। ड्यू डेट मींस हाफ ईयरली, जो आपका हाफ ईयरली फॉर्म है उसकी ड्यू डेट होगी हाफ ईयर का लास्ट डेट। उस डेट पे अगर किसी MSME बिजनेस वेंडर के साथ आप डील कर रहे हैं एंड उनकी पेमेंट आपने नहीं किया है, यानी कि मोर देन 45 डेज हो चुके हैं, अमाउंट जो है आउटस्टैंडिंग है, उनकी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी है। तो आपको जो चेक करना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट चेक करना है, वो एज ऑन ड्यू डेट चेक करना है। एज ऑन ड्यू डेट का मतलब यहाँ पे है मार्च 2020 एंड सितंबर 2020। यानी कि सितंबर की जो आखिरी डेट होगी उस पे अमाउंट देखना है एंड मार्च की जो आखिरी डेट होगी उस पे अमाउंट देखना है। यहाँ हम MSME बिजनेस वेंडर की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं MSME बिजनेस वेंडर कौन से होते हैं। एज पर सेक्शन 7 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आर एज फॉलोज। यानी कि ये उनकी डेफिनेशन है। तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्या लिमिट है, सर्विस सेक्टर के लिए क्या लिमिट है, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए क्या लिमिट है अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए क्या लिमिट है अगर वो सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा रिसेंटली एक न्यू अपडेट आई है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है उसमें से बहुत अमाउंट जो है MSME बिजनेस वेंडर के लिए जो है उन्होंने सिक्योर किया है। तो वो चाहते हैं कि ये जो अमाउंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। इस कारण से उन्होंने MSME जो बिजनेस वेंडर है उनकी जो लिमिट है उसको इन्हेंस कर दिया है, यानी कि उसको वाइड कर दिया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर इस लिमिट के अंदर आ जाएंगे और इस बेनिफिट का जो है, जो भी उन्होंने एडवांटेज दिए हैं उनका बेनिफिट्स वो ले सकते हैं। तो जो रिवाइज क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से है। इस बार पहली बार टर्नओवर को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट टाइम टर्नओवर को इंक्लूड किया गया, लास्ट टाइम टर्नओवर को इंक्लूड नहीं किया गया था। यानी कि जो ओरिजिनल एक्ट था उसमें सिर्फ और सिर्फ
आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट चेक किया जाता था, मगर इस बार टर्नओवर को भी इंक्लूड किया गया है। अगर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और माइक्रो इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो डिसाइड की गई है कि 1 करोड़ से कम उनकी जो है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए प्लांट एंड मशीनरी में, एंड जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है, अगर 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उन्हें हम माइक्रो एंटरप्राइजेस कहेंगे। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए लिमिट है 1 करोड़ से 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के बीच में जो भी फॉल करते हैं, जो एंटरप्राइजेस फॉल करते हैं वो स्मॉल एंटरप्राइजेस माने जाएंगे, बी इट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और बी इट सर्विस कंसर्न। अगर उनकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट या इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है एंड टर्न ओवर 50 करोड़ से कम है तो उन्हें स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसी तरह मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो लिमिट है वो 20 करोड़ तक है, यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा एंड 20 करोड़ से कम जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस होंगे उन्हें मीडियम एंटरप्राइजेस में रखा जाएगा और उनका टर्नओवर जो है 100 CR से कम होना चाहिए। यानी कि ये रिवाइज क्राइटेरिया, और रिवाइज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आगे प्रोसीड किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो मैं ऊपर एंटरप्राइजेस वर्ड यूज कर रहा हूँ वो इंटरचेंजेबल है, यानी कि उसकी जगह कंपनी भी हो सकता है, एलएलपी भी हो सकता है, एचओ भी हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है एंड पार्टनरशिप भी हो सकता है। कोई भी बिजनेस एंटिटी जो है वो हो सकती है। एमएसएमई वन फॉर्म में सिर्फ स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस की डिटेल जाएगी, मीडियम एंटरप्राइजेस की डिटेल नहीं जाएगी। मेक श्योर कि जब आप फॉर्म फाइल कर रहे हो तो एमएसएमई बिजनेस वेंडर तो होगा, मीडियम एंटरप्राइजेस भी एमएसएमई बिजनेस वेंडर है, बट उनकी इंफॉर्मेशन जो है एमएसएमई वन फॉर्म में नहीं जाएगी। डिटेल्स टू बी फर्निश्ड इन एमएसएमई वन, यानी कि एमएसएमई वन फॉर्म में क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएगी। नेम ऑफ द सप्लायर जाएगा, यानी कि जिनसे आप डील कर रहे हैं उनका नेम जाएगा, पैन नंबर जाएगा उनका, अमाउंट ड्यू अगेंस्ट द सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अमाउंट जो ड्यू है वो जाएगा, और अमाउंट किस डेट पर देना, वो एज ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पर अगर आपका जो अमाउंट है वो ड्यू है एंड मोर देन 45 डेज हो चुके हैं तभी इंफॉर्मेशन जाएगी। डेट फ्रॉम विच द अमाउंट इज ड्यू, जिस दिन से अमाउंट ड्यू है वो डेट मेंशन की जाएगी। रीजन फॉर डिले, यानी कि रीजन क्या था, किस वजह से जो अमाउंट है आप मोर देन 45 डेज में दे रहे थे, वो रीजन भी जाएगा। फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है, मैंने आपको पहले ही बताया, नहीं फाइल करेंगे 3 लाख रुपए तक की पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। तो नॉन जो कॉन्सिक्वेंसेज है फॉर नॉन फाइलिंग वो एक बार चेक कर लेते हैं। As per section 4054 of Companies Act 2013, if any company fails to file MSME one form within 30 days or knowingly furnish any information or statistics which is incorrect or incomplete in any material respect, the company shall be punishable with fine which may extend to 25,000 rupees, यानी कि जो कंपनी पे पेनल्टी होगी वो 25,000 रुपीज तक होगी। एंड यहाँ पे एंड वर्ड यूज किया गया, एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए पीरियड टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ, यानी कि इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ तक जा सकती है ऑफिसर इन डिफॉल्ट के साथ, और या फिर फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज बट विच मे एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज, यानी कि 25,000 से मिनिमम 25,000 रुपए की पेनल्टी तो लगी लगी और ये एक्सीड कर सकती है 3 लाख तक। ठीक है, और विद बोथ या फिर दोनों भी इम्पोज किए जा सकते हैं। तो ये जो है कंपनी के ऊपर ये पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, साथ के साथ ये जो है ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाएंगी। कुछ जनरल एफएक्यूज मैंने आपके लिए यहाँ पे डिस्कस किए हैं एमएसएमई वन फॉर्म के रिगार्डिंग। आई बिलीव आपके सारे डाउट्स जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, डू वी नीड टू फाइल नील रिटर्न, नील रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। Question number second, if agreement is made between the party to clear the outstanding is within 80 days, however, as on 31st of March or 30th September, it means as on due date, as the case may be, the said amount is outstanding. Now, at the time of filing, they have crossed 45 days, but they are in the term of the agreement. In this case, do we need to report in MSME one form? तो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये कहता है कि 80 डेज का आपके और एमएसएमई बिजनेस वेंडर के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि आप पेमेंट 80 डेज में करेंगे। अब एज ऑन ड्यू डेट क्या हुआ, आपके 45 डेज क्रॉस हो चुके हैं, बट आप जो एग्रीमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि विद इन 180 डेज, यानी कि अभी अभी 80 डेज आपके कंप्लीट नहीं हुए, आप टर्म एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सही है बट आपके जो 45 डेज जो है कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको एमएसएमई वन में फर्निश करनी पड़ेगी? तो आंसर इज यस, सिंस दे हैव क्रॉस्ड 45 डेज एंड अमाउंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग।
आपको क्या देखना है कि ड्यू डेट पर 45 डेज क्रॉस होने चाहिए एंड अमाउंट जो है आउटस्टैंडिंग होना चाहिए as on 31st of March or 30th September as the case may be, hence reporting needs to be done in MSME 1 form. तो MSME 1 फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाएगी ही जाएगी, ये MSME 1 फॉर्म के रूल्स एंड रेगुलेशन बोलते हैं। मोर ओवर इसके साथ ही MSMED एक्ट 2006, where any supplier supplies any goods or render any services to any buyer, the buyer shall make payment therefore on or before the date agreed upon between him and the supplier in writing, or where there is no agreement in this behalf, before the appointed date, the provided that in no case the period agreed upon between the supplier and the buyer in writing shall exceed 45 days from the date of acceptance or day of demand acceptance. It means किसी भी क्राइटेरिया में जो पार्टी और एमएसएमई बिजनेस वेंडर है उनके साथ जो डीलिंग हुई है वो किसी भी केस में 45 डेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक तो एमएसएमई 1 फॉर्म जो है वो भी स्पेसिफिकली बोलता है कि 45 डेज में पेमेंट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आप एक्सीड करते हैं तो इन्फॉर्मेशन आपको फर्निश करनी ही पड़ेगी। सेकंड, एमएसएमई एक्ट इटसेल्फ सेज दैट कि अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट जो है मोर देन 45 डेज का नहीं होना चाहिए। सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई ईडी एक्ट जो है 2006 वो ये बात बोलता है। In case there is no agreement between the party, do we need to report this transaction in MSME 1? Yes, आपको ये जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे भी सेक्शन 15 लग जाएगा। Question number 4. If any supplier is not registered with MSMED Act 2006 while dealing with the specified company, however, before filing of MSME 1, the said supplier got the status of the MSME vendor, do we need to report this in MSME form? It means जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया उस दिन तो एमएसएमई वेंडर नहीं थे, मगर जिस दिन ड्यू डेट थी उस दिन वो एमएसएमई वेंडर हो चुके हैं। और अगर वो क्राइटेरिया उनका फुलफिल होता है कि 45 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं और पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, तो क्या आप उनकी डिटेल फर्निश करेंगे? जी हाँ, फर्निश करनी पड़ेगी आपको डिटेल। हाउ मेनी एंट्रीज कैन बी मेड इन ए सिंगल ई फॉर्म? 99 एंट्रीज मैक्सिमम आप एक फॉर्म में एंटर कर सकते हैं, बट अगर आपके पास 99 से भी ज़्यादा एंट्रीज है तो आप मल्टीपल फॉर्म चूज कर सकते हैं। If as on 31st of March or 30th September, it means as on due date, there is no outstanding amount pending towards MSME vendor. However, payment was made after the expiry of 45 days. Do we need to report this in MSME 1 form? तो कहा जा रहा है कि आपका ड्यू डेट पे जो अमाउंट है वो पेंडिंग नहीं है, बट आपने 45 डेज के से पहले पेमेंट कर दिया था, 45 डेज एक्सीड किया था, बट ड्यू डेट पर आपकी जो अमाउंट है वो पेंडिंग नहीं है, तो आपको डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी तो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि एज ऑन ड्यू डेट आपका जो अमाउंट है वो पेंडिंग होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग होना चाहिए और मोर देन 45 डेज जो एक्सीड करना चाहिए। 45 डेज तो एक्सीड हुए हैं मगर अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं है, सो इस केस में एमएसएमई 1 में इंफॉर्मेशन भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस फॉर्म? ड्यू डेट हम पहले डिस्कस कर सकते हैं। वन टाइम रिटर्न या फिर इनिशियल रिटर्न की जो लास्ट डेट थी वो 30 मई 2019 थी, वो डेट जा चुकी है, बट हाफ ईयरली रिटर्न साल में 2 बार जाएगी, उसकी डिटेल है वो 30 दिन में जाएगी। 30 दिन कैलकुलेट की जाएगी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, सॉरी, जो भी 6 मंथ है वो जब क्लोज हो जाएंगे उसके 30 दिन के अंदर आपको डिटेल फाइल करनी होगी। जैसे कि 30 अप्रैल 2020 को इन्फॉर्मेशन जाएगी, अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 एंड 31st ऑफ अक्टूबर 2020 को इन्फॉर्मेशन जाएगी अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के पीरियड की डिटेल। Is there any late payment fees for this form if it is filed after the expiry of 30 days? Answer is no. Since इस फॉर्म की कोई ओरिजिनल फीस नहीं है तो अगर आप 30 डेज के बाद भी इस फॉर्म को फाइल करते हैं तो कोई एडिशनल फीस, लेट पेमेंट फीस आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके लिए मैं आपसे एक बात आपको और कंफर्म कर देना चाहता हूँ, सिंस यू नो कि अभी CFS स्कीम जो है 2020 चल रही है, तो क्या ये फॉर्म उसमें फॉल करता है नहीं करता है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं MCA की साइट पर। MSME 1 फॉर्म उस लिस्ट में फॉल नहीं करता है, इट मीन्स इसको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली है, तो क्या हमें इसके लिए कोई एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी? क्या हम उसको 30 डेज के बाद फाइल कर सकते हैं? तो आंसर इज आपको डिसाइड करना होगा। सिंस ये फॉर्म, पहले तो मैं कंफर्म कर देता हूँ कि ये फॉर्म उस लिस्ट में क्यों नहीं है। उस लिस्ट में सिर्फ वही सारे फॉर्म है जिन पे एडिशनल फीस लगती है, इम्पोज की जाती है, एडिशनल फीस से रिलैक्सेशन के लिए वो स्कीम आई हुई है, तो इस कारण से उस लिस्ट में फॉर्म अवेलेबल ही नहीं है। तो इस कारण से ये फॉर्म जो है उस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एडिशनल फीस इसकी नॉर्मल फीस ही कुछ नहीं है, तो एडिशनल फीस भी नहीं है, एडिशनल फीस नहीं है तो उस लिस्ट में नाम ये फॉर्म अवेलेबल नहीं है।
क्या इसको आप 30 डेज के बाद फाइल कर सकते हैं? क्या आप मोरेटोरियम पीरियड का बेनिफिट इस फॉर्म के लिए उठा सकते हैं? तो अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है इस फॉर्म के रिगार्डिंग। बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप विद इन ड्यू डेट फाइल करते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप किसी भी रीजन से विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फाइल कर दीजिए आफ्टर ड्यू डेट। एंड CFS 2020 फॉर्म जब इशू हो जाएगा तो उस फॉर्म में इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर कर सकते हैं। हाउ एनी वन चेक वेदर एनी वेंडर इज ए रजिस्टर्ड MSME वेंडर और नॉट? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से वेंडर है जिनसे हम डील कर रहे हैं, क्या वो MSME बिजनेस वेंडर है या नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, कुछ भी हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम चेक कर सकें कि जिनके साथ हम डील कर रहे हैं क्या वो MSME बिजनेस वेंडर है या नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि आज आपको जब भी ये फॉर्म फाइल करना हो उससे कुछ दिन पहले आप उस पर्टिकुलर बिजनेस वेंडर को ईमेल कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं क्या आप MSME बिजनेस वेंडर है या नहीं है। अगर वो रिप्लाई करते हैं और बताते हैं कि वो हैं तो आप इस जो डिटेल है उनकी फिल कर सकते हैं। अगर वो रिप्लाई नो में करते हैं तो आपको डिटेल फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं तो डीम्ड मान लिया जाएगा कि वो जो है एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। तो इस कारण से तो हमारे पास फिलहाल कोई प्रोसेस नहीं है इसको चेक करने का। तो आई बिलीव मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर की है MSME वन फॉर्म के रिगार्डिंग। फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।